बच्चों, आपका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं नए लेसन का। मतलब लेसन नंबर 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन शुरू करेंगे लेसन नंबर 2, जिसका नाम है गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। इंग्लिश में हो जाएगा गाउसेज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। गाउस का नियम पढ़ने से पहले अपन दो टॉपिकों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। वो टॉपिक है नंबर 1 तो विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा है सतत आवेश वितरण, कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेशन। तो पहला अपन टॉपिक लेते हैं इसके अंदर। पहला विद्युत फ्लक्स। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर एक साइड नोट्स है, इनकी व्याख्या मैं इस साइड में करता हूं। समझिए, ध्यान से समझिए, और कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स अपन जनरली सामान्यतः इसकी परिभाषा लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र अपन ने पढ़ के आए हैं लेसन नंबर 1 में। उस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या हो जाएगी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इनका विस्तृत अध्ययन देखिए। इनका सूत्र क्या होता है, इनका मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है। जब किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है किसी पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है, तब ऐसी स्थिति में विद्युत फ्लक्स क्या होता है, और जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकलती है वैसी स्थिति में विद्युत फ्लक्स क्या होता है। इन सब का अपन अध्ययन करेंगे। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए इनका प्रदर्शन किस तरह से होता है, इसी से हमारे पास इनका सूत्र निकल के आएगा। यहीं से अपन मात्रक, विमा ये सब लिखेंगे। तो देखिए, ये कोई अपने पृष्ठ ले लिया। क्या ले लिया? पृष्ठ ले लिया। इस पृष्ठ के लंबवत जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उनको अपन क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए ले रहे हैं अपन। एक समान विद्युत क्षेत्र में अपने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन लेसन नंबर 1 में पढ़ा है। ठीक है ना? ठीक वैसा ही है। ये इसका एरिया है इस पृष्ठ का, मतलब क्षेत्रफल टोटल। इसको अपन ने इसके पूरे एरिया को ऐसे से प्रदर्शित कर दिया। कोई दिक्कत? क्षेत्रफल इसका। ये अपने ई की डायरेक्शन है। किसके? ई की डायरेक्शन। अब इस यहां पर अपन कोई एक अल्पांश लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्पांश लेते हैं। इस अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो ये है, मतलब इस डायरेक्शन में रखा हुआ, और इसके सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन हो जाएगी ये डी एस वेक्टर। ये सदिश क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के साथ में ठिठ्ठा कोण बनाता है। क्या बनाता है? ठिठ्ठा कोण बनाता है। तो यहां से विद्युत फ्लक्स किस तरह से परिभाषित हो जाएगा देखिए। तो क्या लिख देंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा सदिश क्षेत्रफल वेक्टर डी एस के अदिश गुणनफल को ही क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। समझ आई बात? क्या लिख दोगे? एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई
तथा सदिश क्षेत्रफल वेक्टर ds के अदिश गुणनफल को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ से सूत्र क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्यों? क्योंकि अदिश गुणनफल को डॉट से दर्शाते हैं और सदिश गुणनफल को क्रॉस से दर्शाते हैं। अब देखिए, फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। अदिश गुणनफल में फलन क्या आता है, कोस आता है। तो हमारे पास ये हो गए, कोई दिक्कत? यहां से अब अपन इसका मात्रक और विमा भी देखेंगे। दिख रहा है आपको मात्रक, इसकी यूनिट क्या होती है? देखिए, मात्रक यहां पे ई है, वेक्टर ई क्या होती है, क्या होता है वेक्टर ई? विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बेटा? विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। समझ आई बात? आगे क्या है? ds। ds क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मात्रक क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। जब अपन इसको वोल्ट प्रति मीटर में रखें, वोल्ट अपॉन मीटर, तो ये मीटर इस मीटर स्क्वायर के एक मीटर को कैंसिल कर देगा और वोल्ट इन मीटर में इसका मात्रक क्या आ जाएगा? किसका? विद्युत फ्लक्स का वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा। समझ आई बात? यहां से इसका अपन विमीय सूत्र देखेंगे। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है? न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का होता है। बल की विमा क्या होती है? m1 l1 t-2 होती है। यहाँ पे क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? क्षेत्रफल का होता है। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? l2। नीचे क्या है? कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। आवेश की विमा क्या होती है? t1 a1 होती है। इसको किस प्रकार से लिख देंगे? m1 l3 t-2। 2 नहीं आएगा, देखिए t-2 है, नीचे प्लस में t1 है, ये 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो माइनस की 2 ऑलरेडी ऊपर है और एक ये जुड़ के क्या हो जाएगी? माइनस की 3 हो जाएगी और ये क्या आ जाएगा? a-1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आई? मात्रक और विमा समझ में आई? अब हमारे पास ये सूत्र निकल के आया, फाइंड किया अपने विद्युत फ्लक्स का। इनसे अपन विभिन्न स्टेप्स के बारे में अपन देखेंगे। यहीं से अपन धनात्मक फ्लक्स का पता लगाएंगे, ऋणात्मक फ्लक्स का पता लगाएंगे और शून्य फ्लक्स का पता लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही अपन यहाँ से इनका पता लगा लेंगे तो यहाँ से निर्गत फ्लक्स भी आ जाएगा और प्रवेशित फ्लक्स भी आ जाएगा। यहीं से इनकी व्याख्या हो जाएगी कि जब किसी पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है तो वो धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। यहीं से ये भी पता चल जाएगा कि किसी पृष्ठ से जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है तो धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक होता है, उससे संबंध फ्लक्स, इन सब का अपन को पता चल जाएगा। तो देखिए, स्टेप फर्स्ट, स्क्रीन पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ये लो। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। जब बेटा इस E के डायरेक्शन में dx की डायरेक्शन हो, अर्थात E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों क्या हो? समान दिशा में हो। ये E वेक्टर आपका और ये ds वेक्टर। इसका अर्थ क्या होगा? E समानांतर है किसके? ds वेक्टर के। समझ आई बात? E समानांतर है किसके? ds वेक्टर के। कोई दिक्कत? समझ आई बात? जब समानांतर होती है दो वस्तुएं, समानांतर होती है एक दूसरे के, तो उनके मध्य एंगल कितने का होता है?
0 डिग्री का होता है थीटा बराबर 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। जब ये वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाई ई बराबर ई डी एस आएगा। क्या आ गए, फाई ई बराबर ई डी एस आ गए। ये क्या होता है, अधिकतम फ्लक्स आ गए, धनात्मक फ्लक्स होता है, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स होता है। समझ आई बात। जब स्टेप क्या हो, सेकंड स्टेप में क्या हो, ये ई की डायरेक्शन इधर हो, डी एस वेक्टर क्या हो, इसके जस्ट लंबवत हो, तो यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री का। तो क्या लिख देंगे, यदि ई लंबवत किसके हो, डी एस वेक्टर के हो, ऐसी स्थिति में थीटा बराबर क्या होता है 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या होता है बेटा 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। ये वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा 0, मतलब ये क्या हो गया, शून्य फ्लक्स हो गया। क्या हो गया, शून्य फ्लक्स हो गया। समझ आई बात, कोई दिक्कत। अब अपन स्टेप पढ़ेंगे थर्ड। क्या, स्टेप थर्ड। देखिए स्टेप थर्ड के बारे में। स्टेप थर्ड, ये तो क्या हो, अपने विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। यदि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो, सदिश क्षेत्रफल हो, तो यहां पे बनने वाला एंगल कितने का हो जाएगा बेटा 180 डिग्री का हो जाएगा। हम क्या कह देंगे, जब ई वेक्टर और डी एस वेक्टर परस्पर लंबवत हो, लंबवत होने की स्थिति में थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। क्या होता है, कोस 180 डिग्री का मान क्या होता है -1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये वैल्यू अपन यहां पे रखेंगे। सूत्र क्या था हमारे पास, फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा था। क्या था, फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा हमारे पास था। स्टेप थर्ड दिख रही है आपको। तो कोस थीटा, थीटा के स्थान पे 180 डिग्री, 180 डिग्री का मान कितना होता है -1 होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, फाई ई बराबर -ई डी एस आएगा। ये क्या हो गया, नेगेटिव, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ठीक है, मिनिमम विद्युत फ्लक्स और प्रवेशित विद्युत फ्लक्स हो गया। कोई दिक्कत बेटा, समझ आई बात। यहां तक अपने इनकी स्टेप्स के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। कोई दिक्कत। अब आगे की आपको नोट्स की स्क्रीन आती है आपके फोन पे। यहां तक हो गया न्यूनतम या ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स है, इसको अपन क्या कहते हैं, प्रवेशित फ्लक्स भी कहते हैं। अब अपन अध्ययन करेंगे इस फाई ई की निर्भरता के बारे में। किसके बारे में करेंगे, विद्युत फ्लक्स फाई ई की निर्भरता। हमारे पास सूत्र क्या था फाई ई का, फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा। मतलब निर्भरता किन के ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, विद्युत फ्लक्स फाई ई की निर्भरता। नंबर 1 ई, सूत्र में क्या है, ई क्या है विद्युत क्षेत्र, डी एस क्या है क्षेत्रफल सदिश या सदिश क्षेत्रफल, कोस थीटा ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है ई और डी एस के मध्य बना कोण। तो नंबर 1 क्या हो जाएगी, ये विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करती है, कितने विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है। और नंबर 2 किस पर निर्भर करेगी ये, नंबर 2 सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल पर। ठीक है, और नंबर 3 ई व डी एस वेक्टर के मध्य बने कोण पर। ठीक है, अब यहां से अपन ने 2 पॉइंट पढ़े थे, कौन कौन से, स्टेप फर्स्ट और स्टेप थर्ड अपन ने पढ़ी थी। इसके अंदर अपन ने एक बार तो बोला निर्गत फ्लक्स, एक बार बोला प्रवेशित फ्लक्स।
ये निर्गत फ्लक्स कब होता है? अब देखिए निर्गत फ्लक्स तब होता है, ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है, यहां से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो बाहर निकलती है तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स क्या होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव। और क्या होता है बच्चा, निर्गत फ्लक्स होता है। अतः अपन कह सकते हैं कि निर्गत फ्लक्स क्या होता है, धनात्मक होता है। ये किस स्थिति में होता है, जब किसी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, निर्गत फ्लक्स धनात्मक होता है। ठीक है। और जब किसी पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है तो ये क्या होता है, प्रवेश करते वक्त फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। प्रवेश कर रहा है तो इसको अपन क्या कह देंगे, प्रवेशित फ्लक्स कह देंगे। तो अपन क्या कहेंगे, प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक होता है। और ये किस स्थिति में होता है, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती है, ये इस स्थिति में होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं समझा देता हूं। जिस स्टूडेंट को आपके टीचर ने कक्षा 11 में अगर चतुर्थांश के बारे में बताया है, जिसके बायोलॉजी है, अगर फिजिक्स वाले ने बताया तो समझ में आ गई होगी ये धनात्मक ऋणात्मक क्यों होता है। मैथ वाले की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके टीचर ने नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ये प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। समझ आई बात। प्रथम चतुर्थ निकल रही है तो यहां से ये निकलेगी ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो प्रथम चतुर्थांश में ऐड हो रही है ये, तो क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में कोस थीटा धनात्मक होती है, प्रवेश करेगी तो ये द्वितीय चतुर्थांश में प्रवेश करती हुई ऐड होगी। तो द्वितीय चतुर्थांश में कोस थीटा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए प्रवेशित फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। समझ आई बात। दो जो नोट थे वो भी समझ में आ गए। अब अपन ने एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए अपन ने इसका अध्ययन कर लिया। अब अपन अध्ययन करेंगे विद्युत फ्लक्स के समाकलन रूप के समीकरण का। किसका करेंगे, विद्युत फ्लक्स के समाकलन रूप के समीकरण का अपन यहां पर अध्ययन करेंगे। कोई दिक्कत, समझ आई बात। ये क्या लेंगे अपन, असमान विद्युत क्षेत्र के लिए, यहां पे दिख रहा है नंबर 2, असमान विद्युत क्षेत्र के लिए। कोई दिक्कत बेटा, समझ आ रही है। असमान विद्युत क्षेत्र के लिए अपन ने ये ले लिया कोई असमान विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र को अपन ने अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लिया, इस तरह से। अपन यहां से एक पृष्ठ से संबंध फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे और इन सबको जोड़ देंगे तो पूरे पृष्ठ का क्या आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। और बंद पृष्ठ के लिए अपन समाकलन को बंद पृष्ठ कर देंगे तो बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स भी आ जाएगा। ये अपन एक पृष्ठ से ले रहे हैं, ये अनेक अल्पांशों में विभाजित किया तो इस अल्पांश के लिए ये तो वेक्टर ई और इसका ये ds वेक्टर सदिश क्षेत्रफल थीटा। तो यहां से एक अल्पांश के लिए विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, अल्प होगा, तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। संपूर्ण पृष्ठ के लिए अपन यहाँ पे करेंगे तो संपूर्ण के लिए क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। समाकलन का अर्थ क्या होता है, योग करना। तो ये तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यदि ये पृष्ठ बंद हो, यहाँ पे लिखा हुआ ना, यदि पृष्ठ बंद हो तो समाकलन पे अपन बंद पृष्ठ का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। जब समाकलन के ऊपर ये चिन्ह लगा देते हैं राउंड का छोटा सा, तो ये बंद पृष्ठ को प्रदर्शित करता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो ये समीकरण निकल के आया इधर आपको, वो किसको व्यक्त करता है, विद्युत फ्लक्स के समाकलन रूप को प्रदर्शित करता है, कोई दिक्कत। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को अपन करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है, अध्ययन कीजिए। क्या है, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई। क्या बेटा, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई
का मान दे रखा आपको 200 आई के प्लस 300 जे के वोल्ट प्रति मीटर में स्थित, वोल्ट प्रति मीटर में स्थित क्षेत्रफल सदिश वेक्टर एस बराबर 5 गुणा 10 की घात -3 जे कैप इंटू मीटर स्क्वायर से पारित संबंध फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सवालों को करने का तरीका सबसे अच्छा है और सबसे अधिक न्यूमेरिकल में आपको अगर नंबर लाने हैं, नंबर नहीं कटने देने, तो इससे अच्छा तरीका और हो ही नहीं सकता। तो लिखेंगे अपन, पहले तो सवाल को पढ़ो और पता करो गिवन एज आपको क्या दिया हुआ है। फाइंड आउट आपसे क्या करवा रहा है। अगर एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आता है तो सवाल को 2 बार पढ़िए, ठीक है ना। गिवन एज क्या दे रखा है आपको, तो विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई दे रखा है 200 आई के प्लस 300 जे के वोल्ट प्रति मीटर, और वेक्टर एस का मान दे रखा है 5 गुणा 10 की घात -3 जे के मीटर स्क्वायर। ये दे रहा, दिख रहा है, समझ आ रहा है। फाइंड आउट क्या करवा रहा है, से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा फाई ई आपको ज्ञात करना है, विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। तो देखिए फाई ई इज इक्वल अपन को फाइंड आउट करना है। अब फाई ई, वेक्टर ई और वेक्टर एस में आपको संबंध लिखना है और यहां से फाई ई का मान ज्ञात कर लेना है। यूजफुल फॉर्मूला, यूजफुल फॉर्मूला बच्चों क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। कोई दिक्कत समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो देखिए फाई ई इज इक्वल टू, ई का मान कितना है 200 आई के प्लस 300 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, इंटू 5 गुणा 10 की घात -3 जे कैप मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल, ठीक है बेटा। अब अपन आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। फाई ई बराबर 200 गुणा 5 गुणा 10 की घात -3, मतलब ये इससे गुणा होगा, फिर प्लस का चिन्ह लगेगा, ये वैल्यू इससे पुनः गुणा होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप प्लस 300 गुणा 5 गुणा 10 की घात -3 जे कैप डॉट जे कैप, और मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये देखिए, बनाना नहीं है, रफ वर्क बता रहा हूं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है। ये परस्पर एक दूसरे से लंबवत होते हैं, अर्थात ये जेड एक्सिस ऐसे होता है, ठीक है। ये एक्स अक्ष के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाई अक्ष के साथ में भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एक्स और वाई वापस 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। एक्स दिशा में एकांक सदिश होता है आई कैप, वाई दिशा में एकांक सदिश होता है बेटा जे कैप, और जेड दिशा में एकांक सदिश होता है के कैप। अब आई और जे के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आई कैप डॉट जे कैप बराबर क्या हो जाएंगे 0, और जे कैप डॉट जे कैप, मतलब ये जे भी इधर है और ये जे भी इधर है, मतलब 0 डिग्री का एंगल है। ऐसी स्थिति में जे कैप डॉट जे कैप बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू में मान रखने होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फाई ई इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू तो क्या हो गई 0 हो गई, 0 प्लस 5 दिए 15, 1500 गुणा 10 की घात -3 जे कैप डॉट जे कैप क्या हो गया 1 हो गया, वोल्ट इंटू मीटर। ये 10 की घात -3 बट्टे में आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, और फाई ई का अंतिम रूप से मान क्या आ जाएगा 1.5 वोल्ट इंटू मीटर। अपन ने विद्युत फलक से संबंधित जितने भी बातें थी अपन ने पढ़ी, ठीक है, अपन ने इनका अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं
आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अगर बेटा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इनको एक बार जरूर पढ़िए और आगे की क्लास के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।